गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 4 दिनों से जीएस पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के से लेकर के अब काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं धीरे धीरे। 1773, फिर 1781, फिर 1784, फिर 1813। हमने पिछले लेक्चर में आपको चार्टर एक्ट के विषय में बताया था। चार्टर एक्ट क्यों कहा जाता है, उसके कहने के रीजन्स क्या हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं, चार्टर एक्ट लाने का रीजन्स क्या था, चार्टर एक्ट क्यों कहा गया, 1793 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था क्या थी। अब हम आएंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि चार्टर अधिनियम 4 टाइप के हैं: 1793, 1813, 1833, 1853। 20-20 वर्षों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए थे। इसके आने का रीजन क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट लाया क्यों गया, कारण क्या था? इसके पीछे की कहानी ये है कि जो 1793 का एक्ट था वो 20 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष पुराना हो गया, क्योंकि वो 1793 में पास हुआ था। कंपनी के भारतीय मामलों की जांच आवश्यक थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले ही चार्टर एक्ट के पहले ही ये कह दी थी कि जैसे ही 20 वर्ष पूरा होगा, कंपनी की सारी गतिविधियों का जांच ब्रिटिश सरकार या संसद के द्वारा किया जाएगा। तो पहला रीजन तो ये था कि 1793 का एक्ट 1813 में 20 वर्ष का हो गया था और नियम के तहत इसकी जांच आवश्यक थी। दूसरा, 1793 के में जो लॉर्ड वेल्जली, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में वेल्जली का शासनकाल पढ़े होंगे, 1788 से 1805 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड था। इसने क्या काम किया? कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में जी भर के वृद्धि कर दी, क्योंकि कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था वो और ज़्यादा विस्तृत हो गया। और ज़्यादा विस्तृत होने का मतलब कि जो छोटे छोटे भारतीय क्षेत्र थे, भारतीय रजवाड़े थे, उसको मिलाने वाली गतिविधि आ गई, उसको मिला लिया गया और कंपनी अपना दायरा बढ़ाती चली गई। और जब कंपनी दायरा बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा। और युद्ध किस में होगा? क्योंकि भारतीय रजवाड़े आना नहीं चाहते। जो आ गए अपने मन से वो तो ठीक है, जो नहीं आना चाहते वो युद्ध करेंगे। और युद्ध एक ऐसी सत्ता से कर रहे हैं जिसके पास आधुनिक ज्ञान विज्ञान है। उसके ज़माने में वो बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान था, मशीनरी है और सैनिक हैं, पुलिस है, प्रशासन है, हथियार है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है। तो ये हार जाते थे भारतीय रजवाड़े और इनको ये मिला लेते थे। तो लेकिन जब युद्ध करेंगे, जैसे आज रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, नो डाउट पूरा वर्ल्ड जानता है कि यूक्रेन रसिया के सामने कुछ भी नहीं है और यूक्रेन हार गया है। यूक्रेन हार रहा है, केवल वो अमेरिका और नाटो देशों के संगठन के द्वारा जो प्रदान की गई आर्थिक और सैन्य शक्ति है उसी के दम पर रसिया से लड़ रहा है। लेकिन रसिया मार तो रहा है यूक्रेन को, परास्त कर रहा है, लेकिन क्या रसिया में सैनिक नहीं मारे गए हैं? रसिया के भी सैनिक मारे जा रहे हैं, उनको भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर कोई दो पक्ष लड़ते हैं, अगर कोई जीतता भी है, विजित होता है, तो उसका भी नुकसान होता है। तो इतना ज़्यादा इन्होंने युद्ध कर लिया, आर्थिक बढ़ा दिया कि इनकी आर्थिक कठिनाई फिर से आ गई। ये तो भारत में थे। वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस समय? क्योंकि व्यापार का दौर था। नेपोलियन जो है वो यूरोप के बंदरगाहों पर ब्रिटिश जहाज का आना बंद कर दिया। अब ब्रिटिश जहाज आना बंद हो रहा है कहाँ पर? नेपोलियन, फ्रांस में नेपोलियन का प्रादुर्भाव हो गया था, उसने यूरोप के बंदरगाहों पर ब्रिटिश जहाज बंद कर दिया। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन बहुत कट्टर शत्रु थे। अब जब आना बंद कर दिया तो ब्रिटिश व्यापारियों को प्रॉब्लम होने लगी। अब ब्रिटिश व्यापारी कहने लगे ब्रिटिश सरकार से कि जो भारत में कंपनी व्यापार कर रही है, अब उसका एकाधिकार हमें नहीं चाहिए, हम कंपनी के अधीन व्यापार नहीं करेंगे, हमको अलग से व्यापार करने की भारत के साथ अनुमति दी जाए। तो इतना ज़्यादा ब्रिटिश संसद के ऊपर दबाव बढ़ गया कि इनको, ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में भारत के साथ व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। और इसी के साथ ये सब की जांच के लिए 1808 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा कमेटी बनाई गई। और जब कमेटी ने 5 वर्षों तक अपनी जांच किया, इसके बाद 1813 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी।
और उसी की रिपोर्ट के सुझाव के आधार पर 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी भारत में केवल चाय पर व्यापार कर सकती थी, केवल और केवल चाय पर। पहले क्या था? कंपनी हर क्षेत्र पर व्यापार कर सकती थी। अब क्या है? कंपनी केवल चाय पर व्यापार कर सकती है। अब किसको अधिकार मिल गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश नागरिकों को। कंपनी का जो जीवन काल है वो फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहले क्या था? पहले 1793 था, फिर से 20 वर्षों के लिए इसमें वृद्धि कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ये ईसाई पादरी जो थे वो भारत में धर्म प्रचार के लिए आ सकते हैं। पहले क्या था? ईसाई पादरी नहीं आ सकते। अब धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पे कवर हो रहा है तो ईसाई पादरी भारतीय क्षेत्र पर आ रहे हैं, आने लगे हैं। अब वो भारत में खुल करके ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि भारतीय जनमत को, वो भारतीय हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को खराब बताएंगे। और भारत में ईसाई अगर ज़्यादा हो गया तो पूरा भारत ईसाई हो गया तो ब्रिटिश का साम्राज्य और बढ़ गया। तो इस हिसाब से इनका धर्म प्रचार दूसरीकरण था। इनका धर्म प्रचार साम्राज्यवादी धर्म प्रचार था। और साम्राज्यवाद का एक नियम होता है कि वो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक गुलाम बनाता है पूरे देश को। इस हिसाब से और इनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये थी कि भारतीय कोष से इनका जो खर्चा उर्चा था, धर्म विभाग, वो भारत में कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे धर्म प्रचार करेंगे, उन सारी की व्यवस्था भारतीय कोष से ही की गई। ठीक है। और ये जो भारतीय, इसके अलावा जो ब्रिटिश नागरिक थे वो भारतीय व्यापार में हिस्सा लेने के लिए पहले से ही थे। तो जब ब्रिटिश नागरिक भारतीय व्यापार में हिस्सा ले लिए तो वो, उसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट क्या पड़ा कि जो भारत कृषि प्रधान और लघु कुटीर देश था, कुटीर उद्योग देश था, वह नष्ट हो गया। नष्ट कैसे हो गया? क्योंकि भारत से तो कच्चा माल पहले ही इंग्लैंड जाता था। अब भारत से जितने भी रॉ मटेरियल होते थे, जब से ब्रिटिश नागरिक ने भारतीय व्यापार में रुचि दिखाई और हिस्सा लेने के लिए उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा लाइसेंस मिल गया, तब से लेकर के ब्रिटिश जो ये कपड़ा उद्योग था ये नष्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कच्चा माल जाता था और लंकाशायर की जो दुकानें थी, लंकाशायर की जो मिल थे, उस मिल से कपड़े बन करके भारत में आने लगे। कंपनी, अब कारखाने से बने कपड़े आने लगे। भारत में क्या था? हाथ से बने कपड़े लोग पहनते थे। अब लंकाशायर की मिलों से कपड़े भारत में आने लगे और वो यहाँ पर आकर के ऊंचे दामों पर बिकते थे। और यहाँ से जो कच्चा माल इंग्लैंड लेके जाते थे वो औने पौने दाम पे लेके जाते थे। 10 रुपए का सामान 2 रुपए में लेके जाते थे। इससे क्या हुआ? भारत का आर्थिक बहिर्गमन हुआ। आर्थिक बहिर्गमन का मतलब जो भारतीय कोष से इन सबको पेमेंट वगैरह, वेतन वगैरह दिया जाता है, पूरा ब्रिटिश का साम्राज्य भारतीय कोष से चलता था। भारत में अकाली आई आर्थिक। और दूसरा, भारत में जो कच्चे, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कच्चा माल तो जा रहा है, कच्चा माल अब भारतीयों को मिल नहीं रहा है। और दूसरा, जो कच्चा माल बेच रहे हैं वो बहुत औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, और जो ब्रिटेन से भारत आ रहा है वो बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहा है। तो इस हिसाब से भारत दिन ब दिन गुलामी और गरीबी में बढ़ता चला गया। तो अब ये आप लोगों के सामने 1813 का चार्टर एक्ट था। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से अब हम नेक्स्ट चार्टर एक्ट पे आएंगे, 1833। इसको आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं। हमारा अब अगला टारगेट है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो आप लोग पढ़ के आइएगा, हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। आप लोग जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट ऑफ